मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स इज कॉल्ड। सो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स क्या होगा चार ऑप्शन में। सो लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स, स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स, काइनेटिक, रोलिंग। सो लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स, ये आपको पता है। स्टैटिक फ्रिक्शन बिटवीन टू सरफेस, दो सरफेस के बीच का जो स्टैटिक फ्रिक्शन होता है वो क्या करता है, प्रिवेंट्स रिलेटिव मोशन बिटवीन देम, ये भी मैंने आपको बता रखा है। कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन एंड कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, तो कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन को क्या बोलते हैं, म्यू के बोलते हैं, और कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन को बोलते हैं म्यू एस, है ना। तो उसका रिलेशन क्या होगा, दोनों में रिलेशन क्या होगा, तो आपको पता है, ऑलरेडी मैंने नोट्स में भी बताया है कि स्टैटिक फ्रिक्शन जनरली क्या होता है, ग्रेटर होता है काइनेटिक फ्रिक्शन के कोफिशिएंट से। सो सेकेंड ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट देखते हैं, द लिमिटिंग वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन बिटवीन टू कॉन्टैक्ट सरफेस इज, तो लिमिटिंग वैल्यू का बात कर रहा है, यानी कि FL के बारे में बात कर रहा है, लिमिटिंग फ्रिक्शन। तो आपको मैंने बताया था और नोट्स में भी दिया हुआ है कि प्रोपोर्शनल होता है क्या, नॉर्मल रिएक्शन के, तो बिल्कुल से नॉर्मल फोर्स बिटवीन द टू सरफेस, इंडिपेंडेंट ऑफ अपेरेंट एरिया। अपेरेंट एरिया जो मान लो कि ब्लॉक रखा हुआ है, तो हमें क्या लग रहा है कि इतना जो सरफेस है, ये पूरा का पूरा, में लगता है कि इतना सरफेस है वो कवर कर रहा है, तो बट एक्चुअल में ऐसा होता नहीं है। तो ये भी बिल्कुल बात सही कि इंडिपेंडेंट ऑफ अपेरेंट एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट, ये भी सही है। डिपेंड्स ऑन द मैक्रोस्कोपिक एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट, ये बिल्कुल ये भी सही है, क्योंकि अगर आप इसको जूम करके देखेंगे तो आपको क्या सरफेस दिखेगा, इस तरीके का टॉपसी टर्वी दिखेगा। तो बॉडी का जो ब्लॉक होगा ना, ये जो ब्लॉक है और ग्राउंड के बीच में जो कॉन्टैक्ट सरफेस होगा, केवल ये वाला होगा, ठीक है, ये वाला, सिर्फ ये वाला कॉन्टैक्ट सरफेस ये है, सिर्फ इतना ही कॉन्टैक्ट में है। तो ये क्या है, माइक्रोस्कोपिक एरिया है, बहुत ही छोटा होता है एरिया। सो ये भी तीनों का तीनों सही है। सो इसका राइट आंसर क्या होगा, 4, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज सेल्फ एडजस्टिंग इन नेचर। सेल्फ एडजस्टिंग इन नेचर कौन होता है, आपका स्टैटिक फ्रिक्शन होता है, ध्यान रखिएगा। रोलिंग फ्रिक्शन भी नहीं होता, स्टैटिक फ्रिक्शन होता है। काइनेटिक फ्रिक्शन भी सेल्फ एडजस्टिंग फ्रिक्शन नहीं होता है। तो राइट आंसर इज 2। सो अब क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं। ब्लॉक ऑफ मास m is stationary. A block of mass m is stationary on a rough inclined plane making angle theta with a horizontal. Find the contact force between block and the plane. तो देखो, एक इंक्लाइंड प्लेन है इस तरीके से, उसके ऊपर क्या रखा हुआ, एक ब्लॉक जिसका मास क्या है, m है, राइट। और ये जो इंक्लिनेशन है वो कितना, एंगल थीटा है। तो ऑलरेडी मैंने आपको बताया था कि इसके ऊपर क्या रहता है, mg हमेशा परपेंडिकुलर होता है ग्राउंड के। अब इसका अगर मैं रिजॉल्व करूँ, इस जो mg है, जो फोर्स, इसको अगर मैं रिजॉल्व करूँ, तो ये एंगल थीटा, तो ये एंगल थीटा हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, mg cos थीटा, और ये आपका क्या होगा, mg sin थीटा, ठीक है। आपको रिजॉल्वेशन ऑफ वेक्टर ऑलरेडी हम पढ़ा चुके हैं। और ये क्या होगा, अगर ये सरफेस के परपेंडिकुलर है, देखो नॉर्मल क्या होता है, नॉर्मल हमेशा भी परपेंडिकुलर, जो भी सरफेस है इसके ऊपर परपेंडिकुलर। तो ये n जो हुआ हमारा नॉर्मल रिएक्शन हुआ, किसके बराबर हुआ, mg cos थीटा। n इजकल टू हो गया हमारा mg cos थीटा, ठीक है। ये नेट फोर्स क्या हुआ, अलॉन्ग वर्टिकल, इस वर्टिकल के अलॉन्ग क्या होगा, नेट फोर्स 0, क्योंकि बॉडी तो ऊपर तो मोशन कर नहीं रहा, तो ये नहीं हुआ। अब ब्लॉक अगर रेस्ट में है, तो अब देखो, चूंकि अगर सरफेस है इंक्लाइंड, सरफेस अगर रफ है, तो इसके ऊपर क्या होगा, वेट के अगेंस्ट में क्या लगेगा, एक फोर्स लगेगा। mg sin थीटा के अगेंस्ट में कौन सा फोर्स लगेगा, आपका फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा। तो अगर ब्लॉक अगर रेस्ट में है, तो ये फ्रिक्शनल फोर्स किसके बराबर होगा, फ्रिक्शनल फोर्स बराबर होगा mg sin थीटा के बराबर होगा, तभी तो ये रेस्ट में, नेट फोर्स 0 हुआ। तो अब देखो, अब आपसे पूछा है क्या कि फाइंड द कॉन्टैक्ट फोर्स। तो कॉन्टैक्ट फोर्स किसे कहते हैं, कॉन्टैक्ट फोर्स हमने ऑलरेडी हमारा सिलेबस में किसको पढ़ना है, एक फ्रिक्शनल फोर्स हो गया, दूसरा नॉर्मल रिएक्शन हो गया, ऑलरेडी मैंने पढ़ा रखा है आपको। तो इस ब्लॉक के ऊपर जो आपका जो ब्लॉक मास m है, इसके ऊपर कितने फोर्सेस लग रहे हैं, 2 फोर्स लग रहा है, राइट। देखो कौन कौन सा फोर्स लग रहा है, कॉन्टैक्ट फोर्स, एक लग रहा है फ्रिक्शन लग रहा है, और एक लग रहा है नॉर्मल, ठीक है। तो नॉर्मल, अब बताओ 2 फोर्स है, एक फ्रिक्शनल फोर्स, दूसरा नॉर्मल फोर्स है। तो नेट फोर्स कितना है, दोनों 90 डिग्री पर है, तो नेट फोर्स कितना हो जाएगा, c। तो नेट फोर्स कितना हो जाएगा बताओ, ऑलरेडी हम आपको बताया है, c इक्वल टू अंडर रूट का कितना हो जाएगा, n स्क्वायर प्लस f स्क्वायर। n हमारा कितना है, mg cos थीटा, f कितना है हमारा, mg sin थीटा। जब दोनों का जब हम स्क्वायर करेंगे, ठीक है, तो ये हमारा कितना आ जाएगा, बाहर mg आ जाएगा। नोट्स में भी ऑलरेडी हम बता रखे हैं इस कॉन्सेप्ट को, एक बार नोट्स आप देखिएगा तो वहाँ से और क्लियर हो जाएगा, ठीक है। आई होप ये आपको अंडरस्टैंड हुआ होगा। तो कॉन्टैक्ट फोर्स हमारा कितना हुआ, नेट कॉन्टैक्ट फोर्स हमारा क्या हुआ, 36 का 1। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 37।
A block of mass 10 kg moving with acceleration 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ऑन हॉरिजॉन्टल सरफेस, रफ सरफेस है, ठीक है। द वैल्यू ऑफ कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन पूछ रहा है। तो ठीक है, तो आपको ऑलरेडी मैंने बताया था क्या कि अगर कोई भी बॉडी अगर रुका हुआ है और इसके ऊपर अगर एक्सटर्नल फोर्स लगे तो इसके ऊपर क्या लगता है, अपोजिट डायरेक्शन में, मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में लिखता है एक स्टैटिक फ्रिक्शन लगता है। और जब वही बॉडी क्या करना शुरू करे, मोशन में आ जाए, ठीक है, मोशन एक्सेलरेट करना शुरू करे, तो अब इसके पीछे में क्या लगता है, इस मोशन को अपोज करता है कौन सा, काइनेटिक फ्रिक्शन। अब काइनेटिक फ्रिक्शन प्ले करता है, स्टैटिक फ्रिक्शन प्ले नहीं करेगा जब बॉडी एक्सेलरेट करना शुरू करेगा, राइट। सो ये क्वेश्चन में बोल रहा है कि एक्सेलरेट कर रहा है तो हमेशा फ्रिक्शनल फोर्स क्या करता है, मोशन को अपोज करता है। तो अगर बॉडी इस तरीके से एक्सेलरेट कर रहा है तो इस ब्लॉक के ऊपर जो ग्राउंड है पीछे में काइनेटिक फ्रिक्शन लगाएगा, ठीक है। तो अब आपसे पूछ रहा है कि कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन मतलब म्यू के का वैल्यू पूछ रहा है, म्यू के। तो चलो देखते हैं क्या होगा। तो देखो न्यूटन का सेकंड लॉ लगाओ, नेट फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। नेट फोर्स कितना होगा, एफ माइनस का काइनेटिक फ्रिक्शन इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। मास है 10 kg, एक्सेलरेशन कर रहा है 2 से, और फोर्स लगा है 40 न्यूटन का, ठीक है। तो अब बताओ कितना हो जाएगा, 40 माइनस 10 दैट इज 40 माइनस 20 दैट इज 20। तो यहाँ से हमें पता चला कि काइनेटिक फ्रिक्शन कितना आएगा, 20 न्यूटन। और काइनेटिक फ्रिक्शन कितना हो जाएगा, म्यू इंटू एन, ऑलरेडी हम पढ़ रखे हैं, नोट्स एक बार देख लीजिएगा। फ्रिक्शन क्या होता है, म्यू इंटू नॉर्मल रिएक्शन, ये म्यू क्यू इंटू नॉर्मल रिएक्शन 20। नॉर्मल कितना होगा इसके ऊपर, तो नॉर्मल कितना होगा इसके वेट के बराबर, वेट कितना हो जाएगा 100 न्यूटन। तो म्यू के इक्वल टू क्या 20 बाई नॉर्मल हो जाएगा 100। तो यहाँ से बताओ कितना हो जाएगा 0.2। सो फर्स्ट ऑप्शन सही होगा, 0.2 हो जाएगा, ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ब्लॉक ऑफ मास 10 kg इज मूविंग ऑन अ रफ सरफेस एज शोन इन फिगर, द फ्रिक्शनल फोर्स एक्टिंग ऑन द ब्लॉक इज। तो पूछ रहा है आपकी फ्रिक्शनल फोर्स कितना होगा। अगेन देखो, अगर ये ब्लॉक अगर मूव कर रहा है, तो अगर ब्लॉक मूव कर रहा है तो ऑब्वियस सी बात है कि इसके ऊपर कौन सा फ्रिक्शन लग रहा है, काइनेटिक फ्रिक्शन लग रहा है। अब देखो जो बॉडी है, बॉडी इस डायरेक्शन में मोशन कर रहा है, इस डायरेक्शन में मोशन कर रहा है। तो अगर बॉडी इस डायरेक्शन में मोशन कर रहा है तो जो फ्रिक्शन लगेगा इसके अपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शन लगेगा, ऐसे काइनेटिक फ्रिक्शन, इस तरीके से काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा, राइट। तो अब काइनेटिक फ्रिक्शन देखते हैं, काइनेटिक फ्रिक्शन कितना हो जाएगा। तो हमें ऑलरेडी पता है कि काइनेटिक फ्रिक्शन क्या होता है, म्यू इंटू नॉर्मल, म्यू इंटू नॉर्मल, और म्यू का वैल्यू दे रखा है। म्यू का वैल्यू देखो ये दे रखा है, अगर बॉडी मोशन कर रहा है इसका मतलब ये म्यू के का वैल्यू दिया है। तो म्यू के का वैल्यू मतलब कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन, ये 0.6 दिया है। नॉर्मल कितना हो जाएगा, नॉर्मल है 10 kg का, तो नॉर्मल कितना mg के बराबर, यानी कि 10 इंटू 10 दैट इज 100। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 10 कैंसिल, तो 60 न्यूटन। तो 60 इज द राइट आंसर। यहाँ पे बस ध्यान देने वाली ये बात है, कभी भी फोर्स के अपोजिट में फ्रिक्शनल फोर्स नहीं लगता, ये गलत बात है। हमेशा मोशन को अपोज करता है। तो मोशन अगर इस डायरेक्शन में हो रहा है तो काइनेटिक फ्रिक्शन अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, ठीक है। तो ये किसके बराबर होगा, तो अगर बॉडी मोशन में है तो हमेशा किसके बराबर होगा, म्यू इंटू एन के बराबर होगा, ठीक है। और अगर बॉडी अगर वही रेस्ट में होता, तो जैसे जैसे हम फोर्स बढ़ाते वैसे वैसे जो स्टैटिक फ्रिक्शन होता वो एडजस्ट करते जाता। कब तक एडजस्ट करता, वो लिमिटिंग फ्रिक्शन तक एडजस्ट करता, दैट इज म्यू इंटू एन तक वो एडजस्ट करता। उसके बाद जब एक्सटर्नल फोर्स बढ़ाते तो ये मोशन करना शुरू करता। जैसे ही मोशन करता तो अब ये स्टैटिक फ्रिक्शन नहीं लग के क्या लगता, वो काइनेटिक फ्रिक्शन लगता। अब ध्यान देना, कई सारे स्टूडेंट बोलेंगे सर 20 न्यूटन होना चाहिए। 20 न्यूटन इस पर इसलिए नहीं होगा क्योंकि ये बॉडी मोशन में है, और ये बॉडी जब मोशन में होता है तो आपका काइनेटिक फ्रिक्शन लगता है। और काइनेटिक फ्रिक्शन कभी भी सेल्फ एडजस्टिंग इन नेचर नहीं होता, वो स्टैटिक फ्रिक्शन होता है सेल्फ एडजस्टिंग इन नेचर। इसलिए 20 न्यूटन नहीं होगा, 60 न्यूटन होगा। ऑलराइट, आई होप यू अंडरस्टैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स ऑन अ ब्लॉक ऑफ मास 20 kg, ठीक है। मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स ऑन अ ब्लॉक ऑफ 20 kg बीइंग पुल्ड हॉरिजॉन्टली ऑन अ रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस। तो मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स, तो ये तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। अगर ये बॉडी है 20 kg का, राइट, मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स ऑन अ ब्लॉक ऑफ मास 20 kg बीइंग पुल्ड हॉरिजॉन्टली ओवर, ठीक है। म्यू का वैल्यू इतना दे दो। तो अब बताओ कि क्या होता है फ्रिक्शनल फोर्स, मैक्सिमम कितना होता है, लिमिटिंग फोर्स के बराबर। एफ मैक्स कितना होता है,
लिमिटिंग फ्रिक्शन के बराबर, और ये कितना होता है म्यू इंटू एन। म्यू का वैल्यू कितना दिया है 0.1, और नॉर्मल कितना हो जाएगा 20 इंटू 10, तो 10 से 10 ये 10 से 10 कैंसिल, तो कितना हो जाएगा 20 न्यूटन हो जाएगा, सिंपल सा 20 न्यूटन। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ़ एंगल ऑफ रिपोज इज 5, अगर एंगल ऑफ रिपोज 5 है द कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन बिटवीन बॉडी एंड द प्लेन। ये आप ध्यान में हमेशा रखना कि पहले एंगल ऑफ रिपोज किसे बोलते हैं, तो देखो एंगल ऑफ रिपोज उसे बोलते हैं, मान लो कि ये इंक्लाइंड प्लेन है और इसका एंगल है 5 और यहाँ पर एक ब्लॉक रखा हुआ है, तो एंगल किस एंगल तक ये बॉडी इस ब्लॉक के ऊपर में रेस्ट रहेगा। मतलब मान लो कि इस इंक्लिनेशन को, ये जो इंक्लिनेशन है, अगर इस इंक्लिनेशन को अगर हम इंक्रीज करें तो एक टाइम के बाद क्या होगा, एक टाइम के बाद ये ब्लॉक नीचे गिरने की कोशिश करेगा, स्लाइड करने की कोशिश करेगा। तो एंगल ऑफ रिपोज होता है कि वो मैक्सिमम एंगल जब तक कि बॉडी जो है वो रेस्ट में रहे, बॉडी रेस्ट में रहे। तो बॉडी जो इंक्लिनेशन है, तो मैक्सिमम इंक्लिनेशन कितना हो जब तक ये बॉडी क्या हो, रेस्ट में हो। तो वो आपका देखना, मेरे नोट्स में आपको मैंने बताया है, डिराइव करके बताया है, वो आपका जो एंगल होता है वो tan phi होता है, और tan phi जो होता है वो म्यू एस, मतलब जो कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन है वो किसके बराबर होना चाहिए, tan phi के बराबर होना चाहिए, तब तक ये बॉडी रेस्ट में रहेगा। इससे जैसे tan phi से, ये phi से जैसे ही ऊपर जाएगा तो ये जो म्यू एस है वो म्यू के में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो मैक्सिमम कब तक रुका हुआ रहेगा, तो tan phi तक रुका हुआ रहेगा। सो सेकेंड इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ब्लॉक ऑफ मास 10 kg इज मूविंग, 10 kg इज मूविंग। देखो ये 10 kg का ब्लॉक है, इज मूविंग ऑन इंक्लाइंड प्लेन विथ कांस्टेंट वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। वेलोसिटी है कांस्टेंट, तो बॉडी मतलब एक्सेलरेट नहीं कर रहा है, ठीक है, ये कांस्टेंट वेलोसिटी है, बॉडी एक्सेलरेट नहीं कर रहा है। द कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन बिटवीन इंक्लाइंड प्लेन एंड ब्लॉक। अच्छा, तो काइनेटिक फ्रिक्शन बोल रहा है, तो देखो काइनेटिक फ्रिक्शन जैसे ही बोलेगा, अगर स्टैटिक फ्रिक्शन बोलता तो सीधा सीधा क्या करते हैं, tan 37 डिग्री इजकल टू म्यू इंटू एस, तो हमारे ये स्टैटिक फ्रिक्शन निकल जाता। tan 37 डिग्री हमारा कितना हो जाएगा बताओ, जल्दी जल्दी जल्दी, 3/4 हो जाता, ठीक है। बट आपसे क्या पूछा है, काइनेटिक फ्रिक्शन पूछा है, कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन, मतलब म्यू के का वैल्यू पूछ रहा है। तो म्यू के का वैल्यू ये नहीं देता, tan phi एंगल ऑफ रिपोज म्यू के का वैल्यू नहीं देता, वो म्यू एस का वैल्यू देता। स्टैटिक फ्रिक्शन जब तक वो रुका हुआ रहेगा, पर ये बॉडी तो क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। तो इसको कैसे निकालेंगे, इसको निकालने का स्ट्रेटजी देखो। मान लो कि ये ब्लॉक है इस तरीके का, इस तरीके से ब्लॉक रखा हुआ है, और ये जो है वो क्या कर रहा है, आपका 10 मीटर पर सेकेंड से मूव कर रहा है, एक्सेलरेट नहीं कर रहा है। मतलब कांस्टेंट वेलोसिटी, मतलब क्या हुआ, एक्सेलरेशन क्या होगा, 0। अब देखो डाउनवर्ड में क्या लगेगा, कौन सा फोर्स लगेगा, तो mg sin थीटा, इंक्लाइंड प्लेन के अलॉन्ग क्या लगेगा, mg sin थीटा, ठीक है। और साइन थीटा कितना है 37 डिग्री, तो साइन 37 डिग्री। और अगर ये ब्लॉक मोशन में है, अगर मूव कर रहा है, तो इसके पीछे काइनेटिक फ्रिक्शन लिखेगा एफ के, ठीक है, काइनेटिक फ्रिक्शन लग गया। तो अब बताओ नेट फोर्स क्या होगा इसके ऊपर, अगर एक्सेलरेशन 0 है तो नेट फोर्स क्या हो जाएगा, 0। नेट फोर्स क्या होगा, 0। इसका मतलब देखो ऐसे इसको लिख सकते हैं, mg sin 37 डिग्री माइनस का काइनेटिक फ्रिक्शन इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन तो 0 है, इसका मतलब ये हो गया 0। तो इसका मतलब हो जाएगा क्या, mg sin 37 डिग्री इजिकल टू एफ के। और ये काइनेटिक फ्रिक्शन क्या होता है, म्यू इंटू नॉर्मल, और नॉर्मल कितना हो जाएगा, देखो नॉर्मल कितना लगता है, mg cos 47 डिग्री, सॉरी 37 डिग्री, ठीक है। ये नॉर्मल के बराबर होता है n, ऑलरेडी हम इसके पहले भी डिस्कस कर लिए हैं और नोट्स भी आप देख लीजिएगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, म्यू mg cos 37 डिग्री। देखो ये mg से ये mg कैंसिल हो गया, तो म्यू के क्या हो जाएगा, tan 37 डिग्री। तो tan 37 डिग्री हमारा कितना हो गया बताओ, tan 37 डिग्री का वैल्यू अगेन 3/4, और 3/4 किसका वैल्यू हुआ 0.75। अब देखना यहाँ पे ध्यान देना कि अगर हम डायरेक्ट भी निकालते हैं एंगल ऑफ रिपोज से तो भी 3/4 आया, और ऐसे निकाले म्यू के का वैल्यू निकाले तो भी 3/4 आया। पर देखो ये एक अलग केस है कि इसमें बॉडी है वो आपका एक्सेलरेट नहीं कर रहा था, मतलब एक्सेलरेशन 0 था। तो उस केस में क्या हुआ, अगर बॉडी कांस्टेंट वेलोसिटी से चलेगा तो एंगल ऑफ रिपोज ही होगा, वो क्या हो जाएगा, म्यू के का भी वैल्यू दे देगा। लेकिन मान लो कि अगर ये बॉडी एक्सेलरेट करता तो हम इस तरीके से
हमको निकालना पड़ता है। ये जो स्ट्रेटजी जो बताई, ये स्ट्रेटजी अभी जस्ट जो हम कैलकुलेशन किए, आपको ये स्टेप करना पड़ता। लेकिन मान लो कि अगर ये एक्सेलरेट नहीं कर रहा है तो सिंपल सा एंगल ऑफ रिपोज ही म्यू के का भी वैल्यू देगा। समझ में आ गया? तो अगले बार से इतना करने की जरूरत नहीं। अगर बॉडी जैसे ही बोल दिया कि क्या है ये आपका कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो सिंपल क्या करना है, tan 37 डिग्री वैल्यू निकालो, आंसर आ जाएगा। बट एक्सेलरेट करेगा तो आपको ये प्रोसेस को फॉलो करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं 42। द रेशियो ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक ए प्लेस्ड ऑन अ स्मूथ इंक्लाइन विथ ब्लॉक बी प्लेस्ड ऑन रफ इंक्लाइन 2:1। तो ठीक है, मतलब ब्लॉक ए का और ब्लॉक बी का जो एक्सेलरेशन का रेशियो दिया हुआ है 2:1। द कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन, द कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन बिटवीन ब्लॉक बी एंड इंक्लाइन इज। तो कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन, कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन बिटवीन ब्लॉक बी एंड इंक्लाइन। ठीक है, तो इसमें पूछ रहा है ना कि ब्लॉक बी और इसमें बताओ कि कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक म्यू के का वैल्यू क्या होगा, म्यू के का वैल्यू। चलो ठीक है, देखते हैं म्यू के का वैल्यू क्या होगा। तो सबसे पहले देखो, अगर ये सरफेस स्मूथ है तो इसको रोकने वाला कोई नहीं है, इसको रोकने वाला तो कोई नहीं है, काइनेटिक फ्रिक्शन लग नहीं रहा क्योंकि सरफेस कैसा स्मूथ है। पर सेकंड ब्लॉक में देखा जाए तो ये सरफेस है रफ है, तो इसके पीछे क्या लगे, मोशन अगर इस बॉडी एक्सेलरेट ऐसे कर रहा है तो इसको रोकने के लिए क्या लगेगा, काइनेटिक फ्रिक्शन पीछे लगेगा। तो दोनों का इक्वेशन लिख लेते हैं। एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन इक्वल टू क्या हो जाएगा, इस केस में हमारा A1, मान लो ब्लॉक ए का एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन हो जाएगा जी साइन थीटा। एक्सेलरेशन हो जाएगा, देखो नीचे लग रहा है जी ग्रेविटेशनल फोर्स, तो जी का हम दो कंपोनेंट निकालेंगे। अगर ये 45 मान लो अगर थीटा होता तो ये थीटा, तो ये हो जाता जी कॉस थीटा, और एक कंपोनेंट इसका ये निकल जाता जी साइन थीटा। तो डाउन द इंक्लाइन क्या लग रहा है, ये साइन थीटा बढ़िया से लिख लेता हूँ। तो डाउन द इंक्लाइन क्या लग रहा है, जी साइन थीटा। ठीक है, तो ये हमारा हो गया जी साइन, और थीटा का वैल्यू कितना है 45 डिग्री, तो जी साइन 45। ऑल राइट। अच्छा, अब सेकेंड वाले ब्लॉक का केस में देखते हैं A2। A2 हमारा क्या हो जाएगा, तो A2 जो हमारा होगा, एक तो जी साइन 45 होगा, जी साइन 45 डिग्री इधर लगेगा, जी साइन 45 डिग्री, जी साइन 45 डिग्री। अब एक और चीज़ ध्यान में देखो, काइनेटिक फ्रिक्शन भी लग रहा है पीछे की तरफ, तो वो कितना लगेगा, उसमें जी कितना लगेगा, तो ऑलरेडी हमें पता है म्यू इंटू एन होता है काइनेटिक फ्रिक्शन में, म्यू इंटू एन। देखो ध्यान से देखो, एफ के इक्वल टू क्या होता है, म्यू इंटू एन, और एन क्या होता है आपका एम जी, तो म्यू इंटू एम कौन सा जी, तो जी आपका कौन सा हो जाएगा, नॉर्मल वाला, तो ये क्या हो जाएगा जी कॉस, कौन सा एंगल है 45 डिग्री, तो जी। तो एक्सेलरेशन कितना है, एक्सेलरेशन है म्यू जी कॉस 45, तो ये माइनस का हो जाएगा, यहाँ पर आप लिख सकते हो। पीछे में एक्सेलरेशन कितना लग रहा है फ्रिक्शन की वजह से, म्यू के, क्योंकि बॉडी मूविंग है तो म्यू के लिखेंगे, म्यू के जी कॉस 45 डिग्री। ठीक है, और इन दोनों का रेशियो अगर हम डिवाइड करें तो इन दोनों का रेशियो कितना दिया है क्वेश्चन में, 2:1 दिया है। ऑल राइट, अब देखो दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करो, इधर इसको इधर भेजो और इसको यहाँ भेजो, तो क्या हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ जी साइन 45 डिग्री माइनस 2 टाइम्स ऑफ म्यू के जी कॉस 45 डिग्री इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जी साइन 45 डिग्री। तो यहाँ एक जी साइन 45 डिग्री RHS में है, LHS में है जी साइन 45, तो एक इधर ले आओ, तो सिर्फ बचेगा क्या, जी साइन 45 डिग्री इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ म्यू के कॉस 45 डिग्री। ठीक है, यहाँ पे जी भी है राइट, तो एक जी से जी कैंसिल कर दो, तो म्यू के का वैल्यू क्या हो जाएगा, म्यू के का वैल्यू हो जाएगा, देखो कॉस 45 ये साइड में है, ये साइड में साइन 45, तो इसको इधर भेज दो, तो ये कितना हो जाएगा tan 45 डिग्री, और ये 2 है, 2 भी आ जाएगा नीचे, तो ये इतना हो जाएगा। tan 45 का वैल्यू कितना होता है 1, तो 1/2, आंसर कितना होगा 0.5, तो म्यू के का वैल्यू कितना होगा 0.5, तो देखो ये आंसर होगा। ये थोड़ा सा क्वेश्चन था, कैलकुलेशन करने वाला क्वेश्चन था, लेकिन अगर मान लो प्रैक्टिस अगर बहुत बार कर लोगे तो तुरंत बना लोगे, इतना बस समझाने के लिए मुझे ये टाइम लग गया। ऑलराइट, तो अभी मैं इसको हटा देता हूँ ताकि नेक्स्ट क्वेश्चन हम कर पाएँ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ब्लॉक ऑफ मास 10 kg, ब्लॉक ऑफ मास 10 kg इज, ये 10 kg का ब्लॉक है। ठीक है, 10 kg का ब्लॉक है, 10 kg इज रिलीज्ड ऑन रफ इंक्लाइन प्लेन,
ओके, ब्लॉक स्टार्ट डिसेंडिंग, मतलब ये घटने, डिसेंड हो रहा है, मतलब वो घट रहा है इसका हाइट, विथ एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से डिसलेट गया। काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स क्या होगा एक्टिंग ऑन ब्लॉक, काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स क्या होगा एक्टिंग ऑन ब्लॉक। तो काइनेटिक फ्रिक्शन, चलो ठीक, अच्छी बात है। देखो इस डायरेक्शन में कौन सा लगेगा, mg sin 30, अब तो आप लोग को सीख गए होंगे mg sin 30। और अगर मोशन इधर है तो पीछे क्या लगेगा, काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा, काइनेटिक फ्रिक्शन। तो न्यूटन का सेकेंड लॉ लगाओ, नेट फोर्स इक्वल टू क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन। तो नेट फोर्स क्या हो, एक डाउनवर्ड फोर्स है, इस खींचने वाला फोर्स है, ऑलरेडी हम बता भी चुके हैं ऑलरेडी कि खींचने वाला फोर्स, लेकिन चलो एक बार देख लो, mg sin 30 डिग्री, नेट फोर्स ये हो जाएगा। ये फोर्स क्या लग रहा है, अपोजिट डायरेक्शन में, तो नेट फोर्स को ऑलरेडी पता है कि अगर दो फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लिखते हैं तो हमारा नेट फोर्स होता है, माइनस करके लिखते हैं, इसकल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। मास कितना है 10, और एक्सेलरेशन से कितना से कर रहा है, 2 से एक्सेलरेशन कर, मतलब 20 हो गया। तो mg कितना हो जाएगा, mg का वैल्यू 10 kg के तो 100 होगा, sin 30 का वैल्यू हो जाएगा 1/2, और ये 20 को ये साइड ले आओ तो हमारा काइनेटिक फ्रिक्शन इधर हो जाएगा। तो ये तो हमारा हो गया 50 से 20 जाएगा, तो 50 से 20 जाएगा तो काइनेटिक फ्रिक्शन कितना हो जाएगा 30 न्यूटन। तो आंसर क्या हो जाएगा सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ब्लॉक ऑफ मास 10 kg इज केप्ट ऑन अ फिक्स्ड रफ इंक्लाइन प्लेन, ठीक है, इंक्लेशन 30 डिग्री, द फ्रिक्शनल फोर्स। तो फ्रिक्शनल फोर्स बताओ किसके, अगर ये ब्लॉक जो है ये रुका हुआ है, फिक्स्ड है, फिक्स्ड का मतलब क्या हुआ, ब्लॉक रुका हुआ है, तो इसके ऊपर जो एक फोर्स लगेगा, कौन सा फोर्स लगेगा, mg sin 30 डिग्री, राइट। तो और इसके पीछे में क्या लगेगा, अगर ये रुका हुआ है इसका मतलब इसको कोई रोक रहा है, रोकने वाला क्या है, फ्रिक्शनल फोर्स है। तो ये फ्रिक्शनल फोर्स किसके बराबर हो जाएगा, अगर ये रुका हुआ मतलब नेट फोर्स 0 होगा तो हो जाएगा mg sin 30 के बराबर। और mg कितना हो गया, तो मास है 10 kg, तो जी 10 × 10 ये हो जाएगा 1/2, तो ये कितना हो जाएगा 50 न्यूटन, राइट। तो 50 न्यूटन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अ ब्लॉक ऑफ मास 5 kg, अ ब्लॉक ऑफ मास 5 kg इज रेस्ट ऑन रफ इंक्लाइंड सरफेस, ठीक है, इफ एंगल ऑफ इंक्लिनेशन इज 60 डिग्री, द फोर्स अप्लाइड बाई इट ऑन द ब्लॉक, फोर्स अप्लाइड बाई इट ऑन द ब्लॉक। तो ये इसका जो आंसर होगा, फोर्स कितना अप्लाइड होगा। तो देखो अगर ये रेस्ट में है तो एक नॉर्मल लग रहा है इधर, वही वाला सेम कहानी है, ठीक है। इधर आपका क्या हो जाएगा, 5 kg का है तो 5g sin 30 हो जाएगा, एंगल कितना दिया 60, तो sin 60 डिग्री हो जाएगा। और नॉर्मल के अपोजिट डायरेक्शन में क्या लगेगा, g का mg cos हो जाएगा, cos 60 डिग्री। और इधर आपका क्या लग रहा है, फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है। तो ये जो ब्लॉक जो है, मतलब नीचे वाला जो वेज है, इसके ऊपर, इस ब्लॉक के ऊपर कौन कौन सा फोर्स लगा रहा है। तो अगर देखा जाए तो इस ब्लॉक के ऊपर ये जो नीचे वाला जो ब्लॉक है जिसके ऊपर रखा हुआ है 5 kg का ब्लॉक, उसके ऊपर एक नॉर्मल लगा रहा है, साथ साथ में एक फ्रिक्शनल फोर्स लगा रहा है। तो पूछ रहा है कि फोर्स कितना होगा, तो नेट फोर्स बताओ क्या होगा। तो नेट फोर्स हो जाएगा कितना, इसको r बोल देते हैं, नेट फोर्स कितना हो जाएगा r² + f²। और इसको जब आप करेंगे तो इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर जब करेंगे तो आंसर क्या आएगा, mg आएगा। और mg करने पर क्या होगा, mg m क्या हुआ, 5 kg का मास है 10 ये, तो mg कितना जाएगा 50 न्यूटन। सो 1 इज़ द राइट आंसर, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर कोई भी कन्फ्यूज़न होगा ये से सारे क्वेश्चन में तो आप एक बार फिर से मुझे मैसेज करना। और इसका कॉन्सेप्ट ऑलरेडी हम बता रखे हैं, इसका नोट्स भी ऑलरेडी हम आपको प्रोवाइड कर दिए हैं। तो अगर नोट्स चाहिएगा तो फिर भी आप मुझे मैसेज करिएगा, हम आपको फिर से नोट्स प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे। और अगर कोई और कॉन्सेप्ट समझना है तो भी आप मैसेज करिए कि सर ये कॉन्सेप्ट कैसे हुआ, तो वो भी हम आपको बता देंगे, ठीक है। बाय।